एपिसोड 9, 120 जीवन और मृत्यु का मुकाबला। जब अभ्रज महल में मौजूद मृणालिनी ने नील के शब्द सुने तो उसने एक गहरी सांस ली। जब नील दुश्मनों के बीच फंस गया था तब मृणालिनी उसकी कोई सहायता नहीं कर पाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नील अचानक भाग्य मुकुट प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा और फिर दर्जनों प्रजापतियों को भी उकसा देगा। अगर ये प्रजापति एक साथ मिल जाएं, तो वे उस गठबंधन को ध्वस्त करने में सक्षम हो सकते हैं जिसमें वो शामिल थी। अब ये ऐसा स्तर नहीं रह गया था जिसमें मृणालिनी हस्तक्षेप कर सके। ऐसे में वो आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने ऐसे लोगों को देखा था जो अक्सर मुसीबत खड़ी करते थे, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबत खड़ी कर सके। अगर नील ने किसी महामंडलेश्वर को भी उकसाया होता, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई करती। लेकिन नील को घेरने वाले लोग प्रजापति थे, और वो भी दर्जनों की संख्या में। लेकिन अब जब उसने नील की आवाज फिर से सुनी, तो वो एक बार फिर से चौंक गई। आखिर उसके कहने का क्या मतलब था? 5 प्रजापतियों में से केवल एक ही जीवित बच सकेगा? क्या वो एक साथ 4 प्रजापतियों को मारना चाहता था? आखिर इस लड़के ने ये किया कैसे? इस समय मृणालिनी का मजबूत दिल भी शांत होने में असमर्थ था कि मन में कई सवाल उठने लगे थे। उदाहरण के लिए, लिंगेश पवित्र भूमि के प्रबंधक, सोमेश प्रबंधक हितभान, साथ ही लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति, यही नहीं बल्कि अभ्रज महल के प्रतिभाशाली योद्धा मंथन, अद्रिका, यथार्थ और अन्य लोग भी जो नील के साथ रक्त महातल क्षेत्र में थे। सिर्फ आधे साल में ही नील प्रजापतियों से मुकाबला करने में सक्षम हो गया था। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि वो 4 प्रजापतियों को मारना चाहता था। आखिरकार वे चारों प्रजापति थे। यहां तक कि पूरे गठबंधन में भी ऐसे कुछ ही योद्धा थे। उन सब में अद्रिका के भाव सबसे अजीब थे। आखिरकार जिस व्यक्ति को वो कभी अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानती थी, वो पहले ही इतना शक्तिशाली हो चुका था। इस प्रकार के संघर्ष में साधारण योद्धा भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन मृणालिनी, महामंडलेश्वर रुद्रभान के साथ-साथ मानव जाति के तीनों गठबंधन और प्रजापति सच्चिदानंद, सभी लोग ध्यान दे रहे थे। यहां तक कि गंधर्व समुदाय, राक्षस जाति, आध्यात्मिक जाति और पितृलोक की असंख्य जातियां भी इस घटना पर बारीकी से नजर रख रही थीं। ये कहा जा सकता है कि पूरा ब्रह्मांड इस घटना पर ध्यान दे रहा था। इस दिन वे एक नाम को गहराई से याद कर रहे थे, और उस नाम का स्वामी केवल एक सूर्य मंडल योद्धा था। दूसरी तरफ पांचों प्रजापतियों के चेहरे पर धीरे धीरे उदासी छाने लगी। अन्य प्रजापतियों को भी जब दिव्यपाश की सच्चाई पता चली तो वे बहुत खुश नहीं हुए। साथ ही उन्हें थोड़ी राहत भी महसूस हुई कि वे लोग उसमें नहीं फंसे थे। लेकिन उनके सामने की स्थिति परेशानी भरी हो गई थी। आखिरकार 5 प्रजापतियों में से केवल एक ही जीवित रह सकता था। ये 5 प्रजापति बाहर मौजूद प्रजापतियों से बहुत निकट से संबंधित थे। उदाहरण के लिए, प्रजापति अंसारी और प्रजापति मकरध्वज एक ही जाति से थे। ऐसे अगर प्रजापति अंसारी कोई चाल चलता तो प्रजापति मकरध्वज भी उसकी मदद करने की कोशिश करता। इसी तरह अगर प्रजापति छायादूत ने कोई कदम उठाया तो गंधर्व समुदाय के साम्राज्ञी यक्षिणी भी सिर्फ खड़े होकर तमाशा नहीं देखेगी। अगर वे लोग वाकई मौत लड़ना चाहते हैं
तो इसे पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैल सकती है। इस समय पांचों प्रजापतियों के मन में कई विचार चल रहे थे और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय वे सभी एक साथ रेत के कण को देखने लगे जिसमें से दिव्य पाश निकल रहा था। अचानक बूढ़े अंसारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान दी और वो मृत्युंजय महल के साथ हो गया। कुछ देर तक विचार करने के बाद आखिरकार उसने धीरे से कहा, नील, क्या तुम प्रजापति अंसारी, क्या बात है? तभी नील की धीमी आवाज ब्रह्मांड में गूंज उठी। ये सुनकर बूढ़े अंसारी ने अपना सिर उठाकर गहरे अंतरिक्ष में देखा और मन ही मन नील को 1000 बार कोसा। क्या ये बदमाश जानबूझकर उसे अपमानित करना चाहता था, जो वो पूरे ब्रह्मांड को था कि एक प्रजापति से भीख मांग रहा है? लेकिन आखिरकार जिंदगी सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बाकी 4 प्रजापति भी सावधानी से इधर उधर देखने लगे। वे बूढ़े अंसारी और नील के बीच बातचीत का नतीजा देखना चाहते थे। मुझे लगता है कि हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। क्या तुम ये काली और सफेद रोशनी हटा सकते हो? तभी बूढ़े अंसारी ने नील से विनती भरे स्वर में कहा, इसे हटा दूं? हाँ, ये जीवन और मृत्यु बंधन अब मेरे नियंत्रण में नहीं है और न ही मेरे पास इसे हटाने का कोई तरीका है। नील ने फिर से जवाब दिया। उसकी आवाज अभी भी पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। जीवन और मृत्यु बंधन को सक्रिय करने से पहले नील ने चीरू से पूछा था कि क्या इसे सक्रिय होने के बाद हटाया जा सकता है, लेकिन जवाब नकारात्मक था। चीरू ने नील से कहा था कि यह जीवन और मृत्यु बंधन उसके स्वामी द्वारा बनाई गई है। ऐसे में जब तक वो खुद नहीं आते तब तक इसे हटाने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए इस बंधन में कैद होने के बाद केवल एक व्यक्ति ही जीवित पाएगा। नील का जवाब सुनकर बूढ़े अंसारी ने गहरी सांस ली और गहरा उदास हो गया। तुम्हारा मतलब है केवल एक व्यक्ति ही जीवित रह सकता है? नहीं, केवल एक प्रजापति ही जीवित रह सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नील की धीमी आवाज एक बार फिर ब्रह्मांड में गूंज उठी, जिसे सुनकर अन्य 4 प्रजापतियों की अभिव्यक्ति भी डूब गई। ये वो उत्तर नहीं था जिसकी उन्हें जरूरत थी। इस समय प्रजापति जलाधीश की आंखों में पहले से ही इरादा घूम रहा था। दूसरे प्रजापति भी ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन वे अभी भी इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उनमें से केवल किसी एक को ही बचना था, इसलिए वे अभी भी ये पुष्टि करना चाहते थे कि इस जीवन और मृत्यु बंधन को तोड़ने का कोई और तरीका है या नहीं। अगर ऐसा नहीं था तो वे केवल मुकाबला ही कर सकते थे। क्या होगा अगर हम पांचों प्रजापति मुकाबला ही न करें? एक पल सोचने के बाद बूढ़े अंसारी ने एक दूसरा विचार प्रस्तावित किया। किसी प्रजापति का जीवन काल अकल्पनीय रूप से लंबा होता है। अगर वे यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा साल रुके रहे तो क्या ये दिव्य पाश उन्हें अगले लाख सालों तक बांध पाएगा? ये सवाल सुनकर नील ने अपनी नजरें चीरू की ओर घुमाईं और चीरू के समझाने के बाद नील ने एक बार फिर अपनी नाद मुद्रा को सक्रिय कर दिया। इस काले और सफेद दिव्य पाश का रंग समय को दर्शाता है। जब इस दिव्य पाश का सफेद रंग पूरी तरह से गायब हो जाएगा और वो पूरी तरह से काला हो जाएगा, तब पांचों प्रजापति अपने आप मारे जाएंगे। जैसे ही नील ने ये कहा तो सभी प्रजापतियों की नजरें एक बार फिर से उस काले और सफेद दिव्य पाश पर जम गईं। वो दिव्य पाश काले और सफेद रंग का था और दोनों ने आधे आधे भाग पर कब्जा कर रखा था। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चल जाएगा कि ये दोनों रंग धीरे धीरे बदल रहे थे।
दिव्य पाश का सफेद भाग धीरे धीरे काले रंग में बदल रहा था। शुरुआत में दिव्य पाश का काला और सफेद रंग बराबर बराबर बंटा। हमारे पास कितना समय है? अचानक बूढ़े अंसारी ने बढ़ती हुई धड़कनों से साथ पूछा। 4 घंटे, नील ने जवाब दिया। कोई भी बिना कोशिश किए अपनी जान गंवाने का जोखिम लेने को तैयार नहीं था। इसलिए जैसे ही नील की बात समाप्त हुई तो कुछ प्रजापति खुद को रोक नहीं पाए और हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले कदम बढ़ाने वाला था प्रजापति जलाधीश। उसके शरीर पर एक हल्की पानी की लहर दिखाई दी, जिससे एक बेहद भयानक आभा निकल रही थी। वूश! प्रजापति जलाधीश का पहला लक्ष्य वास्तव में बूढ़ा अंसारी था। प्रजापति जलाधीश ने ये चाल सावधानी से विचार करने के बाद चली थी। वो एक मध्यम स्तर का प्रजापति था और उसकी ताकत बाकी 4 प्रजापतियों से थोड़ी ज्यादा थी। अगर वहां केवल 5 प्रजापति ही होते तो उसके जीतने की संभावना निस्संदेह सबसे ज्यादा होती। लेकिन बूढ़े अंसारी के पीछे प्रजापति मकरध्वज भी था, जो कि एक मध्यम स्तर का प्रजापति था और उसकी ताकत प्रजापति जलाधीश से कम नहीं थी। प्रजापति जलाधीश को जल्द या बाद में बूढ़े अंसारी का सामना करना ही पड़ेगा और तब प्रजापति मकरध्वज निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा। इसलिए बूढ़े अंसारी को अंत के लिए छोड़ने के बजाय उसे पहले ही मारना ज्यादा बेहतर था। अगर वो बूढ़े अंसारी को जल्दी से मार देता है तो प्रजापति मकरध्वज गुस्सा होने के बाद भी उस पर हमला नहीं कर पाएगा। बूढ़ा अंसारी भी प्रजापति जलाधीश से ही सबसे ज्यादा सावधान था। इसलिए उसके दिमाग में भी एक योजना थी और वो प्रजापति मकरध्वज के साथ मिलकर हमला करना चाहता था। इस तरह उसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रजापति जलाधीश सबसे पहले उस पर ही हमला करेगा। इसलिए उसका चेहरा सदमे और गुस्से से भरा हुआ था। जब प्रजापति जलाधीश आगे बढ़ा तो प्रजापति छायादूत ने भी हमला शुरू कर दिया। जहां तक शेष 2 प्रजापतियों की बात है तो वे भी धीमे नहीं थे। इस तरह से 5 प्रजापतियों के बीच घमासान मुकाबला शुरू हो गया। बूम बूम बूम! जब उनका मुकाबला शुरू हुआ तो बाकी प्रजापति तेजी से पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें उन हमलों में फंसने का डर था। जहां तक यक्षिणी, प्रजापति मकरध्वज और कुछ अन्य प्रजापतियों का प्रश्न है जो उन 5 से संबंधित थे, तो वे पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ गए। इस समय 2 मुकाबले चल रहे थे। एक में प्रजापति जलाधीश और बूढ़े अंसारी, जबकि दूसरे में प्रजापति छायादूत और बाकी 2 प्रजापतियों आपस में लड़ रहे थे और यक्षिणी, प्रजापति मकरध्वज और कुछ अन्य प्रजापति अपने अपने साथियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। 100 मील के दायरे में हो रही लड़ाई असाधारण रूप से भयानक थी। नील और यामिनी मृत्युंजय महल में खड़े होकर चुपचाप अंतरिक्ष की ओर देख। यामिनी की बात है तो वो बहुत उत्साहित थी। क्या यक्षिणी यहीं मर जाएगी? यामिनी ने धीमे स्वर में कहा। भले ही नील ने उससे वादा किया था कि वो यक्षिणी को मारने में उसकी मदद करेगा, लेकिन अगर यक्षिणी की यहां मृत्यु हो जाती है तो ये उसके के लिए राहत की बात होगी। वो जानती थी कि नील निश्चित रूप से अपना वादा पूरा करेगा, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि नील बेवजह का जोखिम उठाए। ये अफसोस की बात है कि जीवन और मृत्यु बंधन ने यक्षिणी को इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन जीवन और मृत्यु बंधन मृत्युंजय महल के स्वामी द्वारा बनाई गई थी
और किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं थी। इसलिए ये सामान्य था कि यक्षिणी को इसमें शामिल नहीं किया गया था। बूम, बज बज। इस समय हर तरफ से चमकती हुई रोशनी और विस्फोटों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। अचानक किसी आयाम के ढहने की आवाज सुनाई दी और वो टुकड़ों में बिखर गया। कुछ हमलों की सीमा तो और भी अकल्पनीय थी। उदाहरण के लिए प्रजापति जलाधीश का शांत जल प्रकाश, लगभग 1 गज चौड़ा, लेकिन वो एक बहुत ही लंबा प्रकाश का तीर था और हर बार जब शांत जल प्रकाश से हमला किया जाता था तो वो अंतरिक्ष में अनंत रूप से फैल जाता था। ऐसे में कौन जानता है कि उसके हर हमले से कितने निर्दोष लोगों की मौत हो जाती होगी। इसी तरह प्रजापति अंसारी की अंधकार मुष्टिका थी, जिसके हर मुक्के से हवा से में एक विशाल गड्ढा बन जाता था और आसपास की सारी ऊर्जा को सोख लेता था। हर प्रजापति पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन प्रजापति की जीवन शक्ति और रक्षात्मक शक्ति बहुत मजबूत थी। इसलिए इतने भयानक हमले को झेलने के बाद भी एक भी प्रजापति नहीं मरा। 2 घंटे बाद प्रकृति में एक बार फिर से हलचल होने लगी। उसे महसूस करते ही युद्ध के बाहर खड़े प्रजापतियों ने एक ही समय पर ऊपर देखा। उनके चेहरों पर आश्चर्य और हैरानी के भाव आ गए। हालांकि वे स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, फिर भी उन्हें पता था कि प्रकृति की एक इच्छा पहले ही गिर चुकी है। जब किसी प्रजापति की मृत्यु हो जाती है और प्रकृति की इच्छा अपना स्थान खो देती है, तो इससे प्रकृति में हलचल होने लगती है। कुछ ही समय बाद प्रकृति की एक नई इच्छा एक भाग्य मुकुट में बदल जाएगी और ब्रह्मांड के किसी भी कोने में अचानक प्रकट हो जाएगी। 1 घंटे बाद प्रकृति में एक बार फिर हलचल होने लगी। दूसरा प्रजापति भी मारा गया है। मानव गठबंधन की मुख्य पवित्र भूमि में प्रजापति मेघदर्शी की आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। अभ्रज महल का शीर्ष प्रतिभाशाली शिष्य वास्तव में प्रकृति में एक बार फिर हलचल होने लगी। तीसरा प्रजापति भी मारा गया था और उसके कुछ मिनटों के बाद आखिरकार चौथा प्रजापति भी मारा गया। एक प्रजापति करोड़ों साल तक जीवित रह सकता था और अगर वे कुछ गुप्त तकनीकें अपनाते तो उनका जीवन 2 गुना भी हो सकता था। लेकिन आज 4 घंटे के अंदर ही 4 प्रजापति मर गए थे, या फिर यूं कहें कि उन सभी को नील ने मारा था। तो क्या होगा आगे? और क्या पांचों प्रजापतियों के मारे जाने के बाद बाकी प्रजापति डरकर दूर चले जाएंगे, या फिर नील ने उन्हें मारकर सभी प्रजापतियों को अपना दुश्मन बना लिया है? जानने के लिए आगे के चैप्टर्स पढ़ें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। उसू।